वेलकम बैक ग्रेड 12 स्टूडेंट। नेशनल इनकम इट्स एग्रीगेट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमारा लेक्चर पहले चल रहा था। उसमें वी हैव कंप्लीटेड फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी, व्हाई, व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी? तो जोग्राफिकल एरिया इंक्लूडिंग जोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड बाउंड्रीज तो हमारी है, वो तो है ही, प्लस हमारे एम्बेसीज, हमारे सी वेसल्स, हमारे शिप्स जो फॉरेन कंट्री में हैंगर्ड है या फॉरेन कंट्री में हार्बर्ड है, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन एन एम्बेसी। वर्ड को जरा ध्यान देना, एम्बेसीज आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द कंट्री टू विच इट बिलोंग, नॉट द लैंड टू द कंट्री विच इट बिलोंग। ये बात समझ रहे हो? कौन सी कंट्री की है उससे वो बिलोंग करती है, ना कि किस कंट्री में है। एंड टुडे इन द फर्दर आगे वी आर गोइंग टू हैव वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंस। बच्चा, नॉर्मल रेसिडेंस ये नेशनल इनकम में काउंट होने वाली चीजें है जो नेशनल इनकम में हमें बहुत ही जरूरी होती है। नाउ द कॉन्सेप्ट आई विल रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल मेक इट वेरी क्लियर टू यू। तो फर्स्ट, अ रेसिडेंट वेदर अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूट। पहली बात तो रेसिडेंट का मतलब ये मत समझना कि वो किसी जीवित व्यक्ति का नाम दे रहे। नो, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो और इट कैन बी एन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। तो फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नॉट नेसेसरी कि इट कैन बी ऑलवेज अ पर्सन, क्योंकि हम रेसिडेंट की बात करते हैं, हम पर्सन की ही बात करते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स इट कैन बी अ पर्सन और अ इंस्टीट्यूशन। is one whose center of economic interest. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंट आता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in the economic territory of a country, the country in which he lives. So अब आ गया who is a resident in the economic territory। अब आ गया हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, दैट नॉर्मल रेसिडेंट इज अ पर्सन। वो एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी सेंटर ऑफ इकोनॉमी मतलब वो जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ सेलिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बाइंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एक्यूमुलेशन आई या इन्वेस्टमेंट। या तो वो सेलिंग, बाइंग या इन्वेस्टमेंट कर रहा इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, उस इकोनॉमिक टेरिटरी। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक इंडियन हूं और मैं मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर बाइंग, सेलिंग और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाला काम कर रहा हूं, देन आई एम अ रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। मेरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए और इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies थिंग्स द रेसिडेंट लिव्स और लोकेट विद इन द कंट्री बाउंड्री। इसका मतलब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लिव्स एंड विदाउट reside in the country boundary, and the residents carry out the basic economic activity of earning, spending, accumulation। बात वही आई, बाइंग, सेलिंग और अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन का बेसिक इसी लोकेलिटी के अंदर कर रहा है। फ्रॉम द लोकेशन, जिस लोकेलिटी में रुका है उसी में वो बाइंग, सेलिंग और कर रहा है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज रेसिडेंट। अब रेसिडेंट एंड सिटीजन, इसमें क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चंस आते हैं, ये सब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, केस स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। क्योंकि कोई तुम्हें रेसिडेंट का एग्जांपल देंगे और सिटीजन का एग्जांपल दे देंगे, एंड देन यू हैव टू बाइफरकेट कि कौन सा नेशनल इनकम में काउंट होगा और कौन सा नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। नाउ सिटीजन एंड रेसिडेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। टर्म्स सिटीजन, प्लीज, सिटीजन इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। सिटीजन एक लीगल कॉन्सेप्ट है, legal concept. It is basically a legal concept based on place of birth of a person or some legal provision allowing a person to become a citizen. Place of born, for example, you are born in Haryana, then you are a citizen of Haryana. I am born in Mumbai, then I am the citizen of Mumbai. If you are what you call as, if
I am in Mumbai, naturally I am in India. You are in Haryana, naturally you are in India. So you get citizenship not of a state, you get citizenship of a country. तो पर स्टेट की होती है तभी कंट्री पे आते हैं. तो born of place, लीगली तुम उसके सिटीजन बता दो, लीगली बन जाते हो ऑटोमेटिकली है वो, क्योंकि तुम वहां बॉर्न हुए हो, तुम उसके सिटीजन हो जाते हो ऑटोमेटिकली, वहां तुम्हें कोई लीगल बाउंडेशन है वो. ऑन द अदर हैंड रेसिडेंट क्या होता है? On the other hand, who is a resident? On the other hand, residency is basically an economic concept. ये ध्यान रखना, वो economic concept है based on the basic economic activities performed by the person. Resident वो होता है जो एक economic activity perform करता है, spending, accumulation या अर्निंग जो भी है, ये जो प्रोसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा तब तो रेसिडेंट बनेगा. नहीं करता है, नॉर्मली एक बॉर्न हुआ है इसीलिए वो सिर्फ सिटीजन है, वो कैन नॉट बिकम अ रेसिडेंट. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, देन ही बिकम द रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेलिटी. रेसिडेंट एंड सिटीजन, यू शुड बी वेरी क्लियर. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं. इम्प्लीकेशन कहा, ये एप्लीकेबल्स है. Where is normal resident applicable? Now production activities of resident of an economic territory is termed as national product. आप आ जाओ. नेशनल प्रोडक्ट में मतलब नेशनल इनकम में प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय नॉर्मल रेसिडेंट, प्रोडक्शन एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी carried out by a resident. इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट बाय रेसिडेंट हम नेशनल इनकम में काउंट होते हैं. नेशनल प्रोडक्ट के काउंटर, नेशनल प्रोडक्ट के एग्जांपल है जीएनपी एंड एनएनपी. जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट. हम ये नेशनल इनकम काउंट करने में प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो भी इनकम या जो भी चीज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द रेसिडेंट इज काउंटेड इन द नेशनल इनकम. सो मेक इट, you I hope you have got this first criteria clear, that production activity carried out by a resident is called as, is counted in the national income. और resident कौन है? जो रहता भी हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करता हो. Next, national product includes production activity of resident irrespective whether they are performed within the economic territory or outside the economic territory. अब ये बात जरा क्लियर हो जाए कि रेसिडेंट है whether he is performing activity within the economic territory, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कर रहा है, विदिन या आउटसाइड कर रहा है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. वो रेसिडेंट है. मैं एक एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं. मैं एक इंडियन हूं, आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में कर रहा हूं. अब और मैं रेसिडेंट, इफ आई एम गोइंग अमेरिका, इफ आई एम गोइंग जापान एंड आई एम डूइंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां से कमा के वापस मैं इंडिया में आ रहा हूं, देन माई इनकम विल बी कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम. क्यों? क्योंकि मैं बाहर से आ रहा हूं. रेसिडेंट कहां का हूं? लोकेलिटी कहां का ही इंडिया. तो दिस इज व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू क्लियर इट अप. तो ये पॉइंट मुझे बार बार मैं बोल रहा हूं आपको कि जो नेशनल इनकम में काम आने वाली चीज है, ये दो चीज को आपको ध्यान रखना है. एक तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरिड बाय द रेसिडेंट होना चाहिए, एंड सेकेंडली इकोनॉमिक, रेसिडेंट जो एक्टिविटी कैरी करता है, हो सकता है वो इंडिया में हो सकता है विद इन द बाउंड्रीज हो सकता है वो आउटसाइड द बाउंड्री हो, पर बोथ द केसेस वी कंसीडर द केस. अब इसका मैं टेबुलर फॉर्म में अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा कि क्या चीज होती है एंड क्या नहीं. मैं ले लेता हूं प्रोडक्शन एक्टिविटी.
को दो पार्ट में, और सेकेंडली प्रोडक्शन एक्टिविटी बाय हुम और विच विल बी काउंटेड बाय हुम। अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट है एंड एक वो नॉन रेसिडेंट है, अब इसमें चलो आ रहा है, आगे आता है, मैं बता देता हूं। नॉर्मल रेसिडेंट है ऑफ अ कंट्री एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉन रेसिडेंट का कंट्री मतलब क्या, वो एक साल से कम ही रह के निकल जा रहा है, या एक साल से कम में ही वो वापिस घूमने फिरने आया, निकल गया, इन दैट सेंस। सो अगर नॉर्मल रेसिडेंट है, ये काउंट होती है नेशनल इनकम में। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी नॉर्मल रेसिडेंट की है तो काउंट होती है नेशनल इनकम में, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो डू नॉट काउंटेड। सो अगर मैं इस तरह से बात करता हूं तो हमारे पास एकदम क्लियर कट विजन आ जाता है कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या है। अब नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए अगर पर्सन एक साल से ज्यादा एक्टिविटी करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्रिटिशर्स, बिल गेट्स, चलो अमेरिकन बिल गेट्स कम्स टू इंडिया and he comes to India and stay in India, do the economic activity in India more than 1 year, then उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो इंडिया में काउंट होगी। पर लेस देन 1 ईयर में निकल जाता है तो वो अमेरिका में जाएगी, हमारे पास नहीं आएगी। अंडरस्टूड? मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि जो मैं हूं फॉर एग्जाम्पल जापान जाता हूं, 2-3 साल रहता हूं कंटिन्यूअसली, दैट इज अ पीरियड मोर देन 1 ईयर कंटिन्यूअसली, बीच में आना जाना नहीं, कंटिन्यूअसली मैं वहां रहता हूं एंड आई डू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन वो मेरी उधर चली जाएगी। भले मैं रेसिडेंट यहाँ का हूं, पर कंटिन्यूअसली 1-2 साल से बाद ज्यादा हो जाता है तो वो अपने आप वहां का सिटीजनशिप की एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई मीन इट बाय द रेसिडेंट। अगर होता है सिटीजनशिप, अगर इधर की है उसके पास एंड रेसिडेंशियलशिप की इधर है, ही लिव्स हियर एंड वर्क ओवर हियर, देन ही इज कंसीडर्ड। तो एक पॉइंट का याद रखो, 1 ईयर का थोड़ा कॉन्सेप्ट को पीछे भी रख दोगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहां हमें लिख लेना कि रेसिडेंट जो करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड हु इज अ रेसिडेंट जो रिसाइड करता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, एंड नॉन रेसिडेंट हु डू नॉट रिसाइड इन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हो सकता है रिसाइड करता हो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करता हो सकता है वो एक्टिविटी करता हो और रिसाइड ना करता हो। बोथ द केसेस आर एप्लीकेबल। सो हियर नेक्स्ट पार्ट वी विल बी सीइंग कि हाउ वी मूव विद द concept of this. Excuse me for 1 second. Just recall yourself कि who is a citizen and who is a resident. Next, किसकी काउंट होती है, किसकी काउंट नहीं होती है। उसके बाद we have seen example in national income काउंट होती है, किसकी काउंट होती नहीं है। That example also we are going to see कि किसकी काउंट होती है, किसकी नहीं है। प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, रेसिडेंट कहां का है, फॉरेन कंपनी का, इंडिया में क्यों काउंट होगी भाई साहब? सिंपल सा लॉजिक है। प्रॉफिट अर्न बाय माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया, हमें पीरियड नहीं दिया है, पीरियड नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है कि वो प्रॉफिट बना के चला गया। देन इन दिस केस कैन वी काउंट इट इन नेशनल इनकम? नो, बिकॉज ही इज द रेसिडेंट ऑफ दैट। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करनी है, he should reside also and he should do economic activity also. Next, profit earned by an Indian company in USA, ये आ जाएगी। क्यों आएगी? क्यों आएगी this income which will included in national income? Why? Because he is a resident of this particular economic activity, चाहे वो इंडिया में करे चाहे आउटसाइड में करे, ये पॉइंट था हमारे पास। उसकी इनकम काउंट होगी क्योंकि रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अंडरस्टूड ये पार्ट? नेक्स्ट एग्जांपल, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांच है, इंडिया में कर रही है, नेशनल इनकम में नहीं आएगी। वो कौन से इनकम में आएगी दैट वी विल सी आफ्टरवर्ड्स, पर फिलहाल तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी।
वो आएगी डोमेस्टिक इनकम में। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक टेरिटरी में की जाती है। तो ये नॉर्मल रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है तब हम आते हैं डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई ऑफ लंदन। नेचुरली है रेसिडेंट काम का है वो। तो इन शॉर्ट क्या चीज डोमेस्टिक में आती है, क्या चीज नेशनल में आती है, दैट यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। डोमेस्टिक में वही आती है डीटी में, डोमेस्टिक इनकम में, जो हमने इकोनॉमिक टेरिटरी किया। इकोनॉमिक टेरिटरी में वही चीज आती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर ही की जाती है, और एम्बेसीज आती है। आई बात समझ में? चाहे वो कोई भी कर रहा हो, पर्सन कौन कर रहा है उससे मायने नहीं रखता, चाहे वो रेसिडेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट कर रहा है, वो आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम में। और अभी उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की एरिया देखा जाता है, और नॉर्मल मतलब नेशनल इनकम में इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कर रहा है वो देखा जा रहा है। एक पॉइंट वेरी क्लियर है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बात करूं, इनकम लिखूं या प्रोडक्ट लिखूं कोई बड़ी बात नहीं है। डोमेस्टिक इनकम में हम देखते हैं कि कौन से एरिया में किया जा रहा है, और इकोनॉमिक इनकम में नेशनल इनकम हम देखते हैं कौन कर रहा है, हु इज डूइंग। यहां आ जाता है कि रेसिडेंट कर रहा है, देन इट इज काउंटेड, एंड यहां में देखा जाता है कि इंडिया की बाउंड्री में कर रहा है, देन इट इज काउंटेड। ये है कॉन्सेप्ट, ये है पॉइंट विच यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। अब मैं एक क्वेश्चन आपको खुद ही पूछ रहा हूं, सैलरी टू अ रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड, रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन इंग्लैंड, रेसिडेंट इंग्लैंड का ही है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है और इंग्लैंड में ही कर रहा है। नेचुरली इंग्लैंड उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी भी उसी की हो गई। ओके, एम्बेसी में काम कर रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी भी उसी की हो गई। और नेक्स्ट व्हाट यू कॉल एज, वो खुद ब्रिटिशर है, इंग्लैंड का है, तो नेचुरली वो इंग्लैंड में जाएगा, इंडिया में कहीं भी नहीं आएगा। इंडिया में कहीं भी नहीं, डोमेस्टिक में भी नहीं आएगा, नेशनल में भी नहीं आएगा। डोमेस्टिक में भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एम्बेसी में काम कर रहा है, और एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, जहां की भी हो। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, पाकिस्तान एम्बेसी में काम कर रहा है, इंडिया में काम। अब ये इसको थोड़ा समझ लेना, पाकिस्तान एम्बेसी में काम कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, तो क्या वो डोमेस्टिक में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि एम्बेसी किसकी है? पाकिस्तान में। एम्बेसी ऑलवेज कम्स टू द एरिया, जिसकी एम्बेसी है उसी एरिया में जाती है, वो उसकी डोमेस्टिक बाउंड्री में आ जाती है, भले हो इंडिया में, वो आती है उसमें। तो नेचुरली है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक इनकम में जाएगी। नेशनल में क्यों आएगी? क्योंकि वो इंडियन है, वो इंडियन है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है इंडिया के अंदर। बस आ गया, बात खत्म हो गई हमारी। और एनी हाउ एरिया कहां भी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में करे वो या बाहर करे, ही शुड बी रेसिडेंट। तो हमने देख ही लिया, एरिया देखता है कि विद इन द करते एरिया देखा जाता है कि अगर बाहर भी करता है तो चलता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ यूएसए इन इंडिया। अब मल्टीनेशनल रेसिडेंट कहां का? इंस्टीट्यूट है, रेसिडेंट कहां का है? यूएसए का। जाने दो उसको, उसमें हमारी में नहीं आएगी नेशनल इनकम में। हाँ, हमारी डोमेस्टिक में जरूर आएगी, पर क्यों? क्योंकि वो इंडियन बाउंड्री में कर रहा है। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय एम्बेसी ऑफ रशिया इन इंडिया टू अ इंडियन रेसिडेंट। अब रेंट पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, फैक्टर इनकम है ये, इंडियन को दे रहा है और वो इंडिया में ही दे रहा है, तो आएगी इंक्लूडेड होगा वो नेशनल इनकम में। क्यों? इंडियन रेसिडेंट कमा रहा है ना, और इंडिया में ही कमा रहा है। पे कौन कर रहा है उससे, तो कमा कौन रहा है वो देखो ना, और उसकी जो एक्सपेंस है वो उसके कंट्री में जाना चाहिए, हमारे पास नहीं आएगी वो। और एक्चुअली वो क्या था? एम्बेसीज थी, एक्चुअली वो रशिया के उसमें जाएगी, पर हम हमारे इंडिया में काउंट होगी या नहीं वो हमें देखना है, इंडिया में काउंट होगी। व्हाई? बिकॉज ही इज पेड टू इंडियन। कमा कौन रहा है? इंडियन। एक्यूमुलेट कौन कर रहा है? इंडियन। एंड दैट इज द केस, रेसिडेंट एंड डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, उसके अलावा नॉर्मल रेसिडेंट, सिटीजनशिप, इकोनॉमिक टेरिटरी एंड
तो अगर हम रिकॉल करें पुराना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर तो अभी आना बाकी है, बट पास्ट और प्रेजेंट की बात करूं, तो पास्ट में वी हैव लर्न अबाउट व्हाट वी कॉल एज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। जो गुड्स दोबारा दोबारा इस्तेमाल करना है, आगे इस्तेमाल रॉ मटेरियल लाइक, तो वो इंटरमीडिएट बन जाएगा, और जो एंड यूजर के पास आएगा फाइनल गुड्स बन जाएगा। अब फाइनल गुड्स में दो टाइप है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के अंदर हम आ जाते हैं, तो कंज्यूमर के एंड यूजर हो गया, लास्ट बार एक बार यूज करके खत्म, वेरी शॉर्ट लाइफ होती है उनकी। और कैपिटल गुड्स होते हैं, लॉन्ग लाइफ होते हैं, जैसे मशीनरी, लैंड वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, जो हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। इसके बाद हमने आ गए थे हम लोग ग्रॉस, मतलब इन्वेस्टमेंट पे। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। एडिशनल करते हैं जो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो एग्जिस्टिंग प्लस चेंज इन स्टॉक इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को फाइंड आउट करना है तो डेप्रिसिएशन यूज करता है। और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने किया था कि व्हाट एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन इज, वेल एंड टेयर, तो रेगुलर होता है। डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस में डिफरेंस है वापस। व्हाई? बिकॉज कैपिटल लॉस इज अनसर्टन एंड डेप्रिसिएशन इज सर्टन। डेप्रिसिएशन होना ही होना है हर साल, कैपिटल लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दैट इज इट। डेप्रिसिएशन के लिए हम रिजर्व छोड़ के रखते हैं, कैपिटल लॉस के लिए रिजर्व छोड़ते नहीं, इंश्योरेंस करके रखते हैं। और उसके बाद हमारा आया था इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी डोमेस्टिक इनकम के लिए काम आती है, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है। एम्बेसीज जितनी भी है किसी भी कंट्री की, मैं इंडिया की ही बात करूं कि हमें नेशनल इनकम इंडिया की करनी है, तो हम इंडिया की एम्बेसीज वर्ल्ड में कहीं भी है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। चाहे वो पाकिस्तान में हो, जापान में हो, श्रीलंका में हो, भूटान में हो, कहीं भी हो, वो हमारी टेरिटरी में आती है। उसकी इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में आती है। पर अगर किसी और कंट्री की एम्बेसी हमारे इधर है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की हो या जापान की इंडिया में है, वो उनकी डोमेस्टिक इनकम में आएगी, हमारी नहीं। ये पॉइंट क्लियर कर लेना। एम्बेसीज की बात कर रहा हूं मैं, एम्बेसीज वर्ड को जोड़ दे रहा हूं, बिकॉज एम्बेसीज ओनली क्रिएट सम रिफ्ट, यही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैक होती है वो, इसीलिए। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो था अबाउट नेशनल इनकम, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट जो रिसाइड करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। नॉन रेसिडेंट जो हो सकता है रिसाइड करता हो पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करता हो, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी 1 साल से ज्यादा वाली। और नॉन रेसिडेंट्स का दूसरा है एनआरआई, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो है, दे गो एंड कम बैक अगेन इन इंडिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा इनका इधर ही होता है। अमिताभ बच्चन इज एन एनआरआई, तो अमिताभ बच्चन कोई अपनी फिल्म अमेरिका में जाके नहीं बनाता, वो इधर ही बताता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इधर ही करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन। अगर ये 3 चीज अगर कोई आदमी इंडिया में कर रहा है, तीनों में से कोई भी एक कर रहा होगा, देन ऑल्सो इज कंसिडर एज अ रेसिडेंट। उसके बाद सिटीजन बाय लीगल टर्म है, बॉर्न हो गया, सिटीजन बन गया। सिटीजन एक 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 हमारा लीगल टर्म है, रेसिडेंट एक इकोनॉमिक टर्म है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो दिस इज व्हाट इज द पार्ट। टुमारो वी विल गो विथ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को, डोमेस्टिक टू नेशनल या नेशनल टू डोमेस्टिक जाने के, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट को नफिया बोलते हैं, वो कैसे यूज होगा। उसके बाद हम आएंगे मार्केट प्राइस, मैं कल उस दिन बताया था, वही सेम थिंग वापस बोल रहा हूँ। तो दिस आर द थिंग्स। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा बच्चा पार्टी, आई एम वेरी मच श्योर देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। अभी आपको पता है, सबको मालूम पड़ गया है कि सिलेबस हैज बीन रिवाइज्ड। सीबीएसई ने 30% सिलेबस कट कर दिया इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अगर 30% सिलेबस कट कर दिया है तो नेचुरली हमारे भी कुछ पार्ट कट हो गए हैं, ओके। पर ये नेशनल इनकम का एक भी पार्ट कट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये समझ लो कि अगर एक बुक में से 40 मार्क्स का आता है हमारे पास, तो नेशनल इनकम दिस टाइम विल बी मोर देन 15 मार्क्स, और अराउंड 15 मार्क्स तो 120% है। तो आपकी नेक्स्ट एग्जाम 2021 में जो देने वाले हो, उस एग्जाम में नेशनल इनकम विल प्ले अ ग्रेट रोल। इसीलिए कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में जाना। हम वापिस इस चैप्टर को रिवाइज जरूर करेंगे बिफोर आफ्टर कंक्लूडिंग द लेसन। मैं वीर से दोबारा एक नोट के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको दे दूंगा कि हाउ यू कैन रिमेंबर एंड हाउ विच आर द ट्रिकी वेज यू कैन क्लियर द डाउट्स। तो अभी फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमने किया है उसको फ्रेश अप करते रहे। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।